गाइस, दिस इज़ अदिति। वेलकम टू आईएस पॉइंट। तो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जिसमें हमने 2 पार्ट पहले ही पढ़े हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है, तो हम इसमें आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप नए हैं तो आप पहले के 2 पार्ट देख लें, या फिर अगर आपका पहले का 2 पार्ट तैयार है तो ये लेसन 5 है। ठीक है, लेसन 5 के कुछ पेजेस पढ़ा चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सामाजिक वानिकी। अब देखिए, नाम से ही आप इसे क्या समझ पा रहे हैं। सामाजिक एक तो है यानी सोशल, और वानिकी। अब देखिए, एक समाज में क्या क्या चीज़ें आती हैं आप सभी जानते होंगे। एक समाज किन किन चीज़ों से बना होता है, क्या किसी को पता है कि एक समाज में कितने टाइप के लोग रहते हैं? देखिए, मोस्टली अगर मतलब बहुत ही वाइडली तौर पे बांटा जाए तो समाज 3 तरह का होता है। एक तो ग्रामीण समाज, एक तो शहरी समाज, और एक फार्म समाज। फार्म समाज मतलब ये होता है कि जब पूरी तरीके से प्रॉफिट के लिए हम एग्रीकल्चर का उपयोग करते हैं। जैसे आसाम में जो चाय की पत्तियाँ उगाई जाती हैं, वो हम पूरी तरीके से प्रॉफिट के लिए उगाते हैं, और उसमें हम किसी के अंडर में काम करते हैं। ओके। और शहरी वन की मतलब होता है, आपने शहर में किस टाइप के वन देखे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सड़क के किनारे पेड़ लगे होते हैं, सड़कों के बीच में पेड़ लगे होते हैं, जो सुंदरता को भी बढ़ाते हैं और वन की उपयोगिता को भी समझाते हैं, और इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए, ऑक्सीजन देते हैं एक्सेट्रा। हाँ, हालांकि उन्हें कोई पानी नहीं देता, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन देते हैं। और तीसरा है ग्रामीण वानिकी। तो ग्रामीण वानिकी यानी गांव में होने वाली वानिकी। गांव में लोग अपनी खुद की ज़रूरतों के लिए भी उगाते हैं और प्रॉफिट के लिए भी उगाते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, जैसे पूरी तरह से केमिकल का यूज़ करके अपने रिप्रोडक्शन को और बढ़ाना। मतलब जो वो उगाते हैं जो भी सामान, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए केमिकल का यूज़ वो कम करते हैं। लेकिन जो फार्म हाउसेस होते हैं उसमें उनका यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि उन लोगों को प्रॉफिट चाहिए होता है। तो जब हम किसी चीज़ की प्रॉफिट चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं ना, सोचते हैं कम पैसे में वो ज़्यादा से ज़्यादा बने और उसे हम ज़्यादा पैसों में बेचें, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। इसीलिए जैसे लोग कहते हैं, आपने अगर कुछ भी आप खाते, मान लीजिए आपने समोसे ही खाए, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि अगर घर पे हम बनाएंगे तो 2 समोसे बनाने में कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा। आई थिंक आप उतने में ख़रीद लाओगे, और उससे कम में ख़रीद लाओगे, और आपको मतलब उतनी मेहनत भी नहीं पड़ेगी कि आपने आटा गूंदा, फिर आपने बनाया, और टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। और घर के किसी को अच्छे भी नहीं लगते हैं, वो भी बात है, बाहर के ही अच्छे लगते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि अगर हम 2 ठो घर पे बनाते हैं तो ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन हम वही चीज़ें 2 ठो लेके आते हैं तो कम में लेके आते हैं? क्योंकि जब हम वो जिस तरीके से बनाते हैं, मतलब वो तो 100 या 200 समोसे बना रहे हैं ना। 100 या 200 समोसे, मान लीजिए 2 किलो लग गया मैदा, उसके अलावा 3 किलो आलू लग गया, और एक साथ ही वो सब कुछ करके बना दिए। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो जहाँ से ख़रीदते हैं आटा, वो आम दुकानों से आटा नहीं ख़रीदते होंगे, या तो उनका खुद का होगा, नहीं तो वो कहीं से गांव में ख़रीदते होंगे, तो उन्हें आटा सस्ता पड़ता होगा। आलू बहुत सारा उन्हें चाहिए होता है, रोज़ ही 5 किलो आलू है, जो बड़े बड़े होटल्स हैं रोज़ ही 10-20 किलो आलू चाहिए होता होगा, तो उन्हें वो चीज़ें सस्ते में मिल जाती होंगी। तो उनका प्रॉफिट इन्हीं सब चीज़ों में होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हम लोग फार्म वानिकी भी करते हैं, वो भी ढेर सारी मात्रा में बीज खरीदते हैं। अब आप किसी से जाके कहोगे कि 200 कुंटल बीज दे दो, तो डिस्काउंट तो वो ही खुद ही दे देता है थोड़े बहुत, तो उसी डिस्काउंट में ही वो प्रॉफिट होता है। वैसे हम प्रॉफिट क्यों बढ़ाने लगे, ये तो इकोनॉमी है। चलिए, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय कृषि आयोग। अब राष्ट्रीय कृषि आयोग कब आया था? जैसे कि मैंने बताया था 1976 में आया था। तो उसने ही जो वानिकी है उसे 3 भागों में बांटा। ठीक है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, फार्म वानिकी।
शहर और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे कि हरित पट्टी, पार्क इत्यादि जगहों को पेड़ लगाना ही शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया था। तो चलिए अब फार्म वानिकी देखते हैं। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व तथा कुछ दूसरे पेड़ लगाते हैं। जैसे सागौन का पेड़ है, अगर आप अपनी खाली ज़मीन पे लगा दें और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी लकड़ी जो है वो 50,000 अप्रॉक्स में लोग खरीदते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ कि नहीं। अगर मान लीजिए आपने एक बड़ी सी ज़मीन खरीदी और उस पर 100 सागौन के पेड़ लगा दिए और उसके बाद उसे बेच दिया, तो इतना पैसा तो आ ही जाएगा कि आप छोटा सा घर बनवा लो। वन प्रणाली, अब नहीं वन प्राणी, सॉरी वन प्राणी मतलब क्या होता है? हम लोग कौन से प्राणी हैं, आप लोगों को पता है? नहीं, हम लोग घर प्राणी नहीं हैं हम लोग हैं स्थल प्राणी हैं, मतलब दिमाग वाले प्राणी हैं। हाँ, हम लोग दिमाग वाले प्राणी हैं। तो अपने चिड़िया घर में, मतलब आपने चिड़िया को देखा है ना? आप कुछ लोग कहेंगे नहीं देखा है, चिड़िया नहीं देखी है। आपने चिड़िया घर में पिंजरों में जंतु और पक्षी दोनों देखे होंगे। हाँ, जू में पिंजरों में जंतु भी देखा था, शेर देखे थे पिंजरे में हिरन देखा था, वो जो शाही होती है छोटी सी वो भी देखे हैं, जू में सब रहता है ना। हाँ, तो चिड़िया भी खूब सारी देखी होंगी, कुछ लोगों के तो घर में भी चिड़िया होगा, पैरेट। तो भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में से 4 से 5% किस्में जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं। तो हम लोगों के पास जो प्लांट हैं और जितने भी ज्ञात प्राणी हैं उसका लगभग 4 to 5% पाया जाता है। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाई जाती है। अच्छा, जैव विविधता मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि हम सब एक हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना ऑल इंडियाज आर माई ब्रदर एंड सिस्टर एक्सेट्रा, लेकिन हम लोग के फिंगरप्रिंट्स मैच होते हैं? नहीं। अगर किसी की शक्ल थोड़ी बहुत मान लीजिए मैच भी हो गई तो उनका बिहेवियर मैच नहीं होता है, वो भी मैच हो गया तो ये अलग हो सकता है कि वो पढ़ाई में एक अच्छा हो और एक बहुत बुरा हो, कुछ ना कुछ अलग होता है। तो जो भिन्नता पाई जाती है ना हर एक इंसान में, उसे ही जैव विविधता कहते हैं। प्राणियों पौधों में पाई जाने वाली जो भिन्नता होती है उनके व्यवहार आदि में, उसी भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो नेक्स्ट देखते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र। अब बताइए पारिस्थितिकीय तंत्र क्या होता है? देखिए, तंत्र मतलब वो तंत्र मंत्र जादू टोना मत सोच लीजिएगा, नहीं। पारिस्थितिकीय तंत्र मतलब ये है, देखिए जैसे एनवायरनमेंट एक तंत्र से कनेक्टेड है, ठीक है। हमारे पास जो एनवायरनमेंट है उसमें कई सारे घटक हैं और वो उन्हीं की वजह से चल रहा है। जैसे वायुमंडल में एटमॉस्फेयर देखा जाए, ऑक्सीजन भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, अदर गैसेस भी हैं, तो वो उसके चलने के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिकीय तंत्र अलग होता है, जल का पारिस्थितिकीय तंत्र अलग होता है, हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र अलग होता है। उसमें हम कई सारी चीज़ों को डिवाइड आउट करते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ये 2 भागों में डिवाइड होता है। अब प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है? देखिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। पहले ये समझते हैं कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो जो ऑटोट्रॉप होते हैं ना वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। आप साले कहेंगे हम अपना खाना खुद बनाते हैं मैम, हम हॉस्टल में रहते हैं। नहीं, हम लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हमें बहुत से मतलब पेड़ ना हो तो अपना खाना नहीं बना सकते। बना पाएंगे क्या? अगर आटा नहीं होगा तो खाना बना लेंगे? नहीं, पिज़्ज़ा भी आटा से ही बनता है, तो नहीं बना पाएंगे। I mean, मैदे से बनता है, सॉरी। तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें हेल्प चाहिए होती है। ईंधन के लिए हमें लकड़ी चाहिए,
आग चाहिए, माचिस चाहिए, पत्थर से तो कोई नहीं बनाता है खाना, तो माचिस भी चाहिए, बहुत सारे साधन की आवश्यकता होती है। तो हम लोग हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, क्योंकि हम अपने खाने के लिए ना निर्भर होते हैं किसी पे, और ऑटोट्रॉप होते हैं जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। जैसे कौन है? पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधे हैं वो सनलाइट एंड वाटर एब्जॉर्ब करके, और क्लोरोफिल उनके पास होता है, उसकी स्थिति में फोटोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया करके खुद का भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और वो हो गए कंज्यूमर्स, नहीं सॉरी, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब हम लोग हैं कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी कंज्यूमर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होंगे? जैसे बहुत ही छोटे जीव, जैसे टिड्डा। आपने टिड्डे को देखा होगा, टिड्डा घास फूस खाता है ना। तो टिड्डा घास खाया, ठीक है, मेढक ने टिड्डे को खाया, ओके, सांप ने मेढक को खाया, नेवले ने सांप को खाया, और उसके बाद उन सबको भेड़िए ने खाया, और भेड़िए को किसने खा लिया? शेर ने खा लिया। तो जो शेर है वो टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उन पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो मेढक है, सांप है और नेवला है, ये सब हैं, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पर निर्भर रहते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स पे निर्भर रहते हैं। तो ये हो गया पारिस्थितिकीय तंत्र। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि वन्य प्राणियों की जो संख्या है उसके कम होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। आप लोगों को पता है क्या है? देखिए, पहला शेर की बात की जाए तो शेर के लिए तो हमने काफ़ी सारे संरक्षण वो भी चलाए। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं, आप सब जानते हैं ना। तो कुछ तकनीकी विकासों के कारण भी वनों का दोहन होने लगा। जैसे कि मान लीजिए एक वन है, हमने उसे हटा दिया क्योंकि वो जगह बहुत अच्छी थी, हमने वहाँ पर रिजॉर्ट बना दिया, उसके सारे पेड़ काट दिए, तो अब उसके जानवर कहाँ जाएंगे? रिजॉर्ट में तो उन्हें नहीं रखेंगे ना हम, लेकिन तो वो जानवरों का घर चेंज हो गया। तो जब आपकी परिस्थिति चेंज होती है तो उस हिसाब से ढलने में थोड़ा टाइम लगता है ना। अगर जब आप छोटे थे तो जब आप नानी के घर जाते थे तो रोते थे कि नहीं? तो मम्मी कहती थी छोटा है ना, कहीं जाता है तो ऐसे ही रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? क्योंकि जो सिचुएशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। हम अपने घर में जैसे रह रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, लेट जा रहे हैं कहीं भी, वैसे नानी के घर में नहीं करते हैं, वहाँ थोड़ा अच्छे बच्चे बन के बैठे रहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जब कोई जगह इंसान की चेंज होती है तो उसे उस समय में ढलने में थोड़ा टाइम लगता है, और कुछ लोग नहीं भी ढल पाते हैं, तो इसलिए वो जानवर अक्सर मर जाते हैं या उनको वो मतलब परिस्थिति सूट नहीं करती है। जैसे मैंने कहा कि वेदर अलग अलग जानवरों को सूट करता है। अब जैसे पोलर बियर को राजस्थान में तो नहीं देखा होगा ना किसी ने। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत मोटी चमड़ी पाई जाती है, वो वहाँ रहेगा तो उसकी प्रजाति ही ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए लोगों को डिफरेंट वेदर्स में, और वो जहाँ रहते हैं उन्हें वहीं रहना चाहिए। मतलब उसी टाइप का या तो आप वेदर ढूंढिए, नहीं तो आप अडेप्ट करने की क्षमता रखिए। नेक्स्ट है, ये क्या है? स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन व इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे हम लोग पेड़ काटने लगे, तथा जिससे जो पालतू पशु थे, जैसे मान लीजिए शेर है, अब हमने एक जंगल काटना चालू कर दिया, शेर डर जाएगा ना। अगर कोई आपका घर आके अचानक से तोड़ने लगे तो आप डर जाओगे, क्योंकि अरे क्या हो गया, तो आप भागोगे पुलिस के पास। लेकिन शेर तो पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस खुद ही भाग जाएगी। तो इसलिए शेर कहाँ आते हैं? अपने खाने पीने की तलाश में गाँव में घुस आते हैं। उसके बाद फिर लोग कहते हैं आदमखोर घुस आया, और फिर उसे पकड़ा जाता है। तो वो घुस नहीं आया है, उसका घर आपने छीन लिया है, तो कहाँ जाएगा? मेन वहाँ गांव पे ही घुसेगा ना, उसे जहाँ खाने की उम्मीद हो वहीं जाएगा, इसलिए वो गांव में घुस आते हैं।
अगर हम उनका वन नष्ट ना ही करें, अगर हम उनका घर तोड़े ही नहीं, तो वो क्यों जाएंगे कहीं पे, वो वहीं पे रहेंगे। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण, तो देखिए वन्य प्राणी जो अधिनियम है वो 1972 यानी 1972 ईस्वी में आया था। आप इसे याद कर लीजिएगा कि वन्य प्राणी अधिनियम 1972 ईस्वी में पास हुआ। अच्छा, आप लोगों ने जंगल बुक देखी है? कितनी अच्छी बुक वो है ना। उसमें कैसे बताया है कि जानवर इंसानों की भी हेल्प करते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि जानवर इंसानों को खाते ही हैं, कभी कभार हेल्प भी करते हैं, लेकिन यदि हम उनके वनों को नष्ट न पहुंचाएं तो। और उस तरह की कहानियाँ एक तरह से वन के प्रति प्रेम को भी दर्शाती हैं। I mean, किसी के दिमाग में आया होगा ना कि मैं वन में एक छोटे से बच्चे मोगली को छोड़ दूँ, मोगली को बगीरा पाले तो कैसा लगेगा। ये कहानी भी तो किसी के माइंड में आई होगी और उसी के दिमाग में आई होगी जिसे वन से कुछ अट्रैक्शन होगा और एक मोगली से प्यार होगा एक्सेट्रा। तो वन प्राणियों के संरक्षण हेतु हमने कानून भी तैयार किए हैं जिसके 2 उद्देश्य हैं। अब वन प्राणी संरक्षण हेतु हैं तो क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? पहला कि जो संकटापन्न प्रजातियां हैं, संकटापन्न मतलब वो प्रजातियां जो लगभग समाप्त होने वाली होती हैं, ठीक है, जैसे डोडो पक्षी इत्यादि, ये जो प्रजातियां हैं इन्हें सुरक्षा प्रदान करना तथा नेशनल पार्क आदि को मतलब स्थापित करना। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतया संशोधित किया गया जिसके तहत कठोर सज़ा का प्रावधान है। इनमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजाति के साथ संरक्षण का भी प्रावधान है। देश में कितने नेशनल पार्क हैं, क्या आप लोगों को पता है? तो कमेंट करके नीचे बताइए। आप लोग आंसर का जवाब नहीं देते हैं। मैंने पूछा था कि मैं नोट्स बनवाऊं कि नहीं, तो किसी ने बताया ही नहीं, तो इसलिए हम नहीं बनवा रहे। बाकी अगर कोई रिप्लाई करेंगे तो फिर हम नोट्स बनवा देंगे, ठीक है। तो देश में कितने नेशनल पार्क हैं? 92। इसे एक पॉइंट में करके लिख लीजिए, नेशनल पार्क इज इक्वल टू 92। और 492 वन्य जीव अभयारण्य हैं तथा 1.50 जो कि मतलब 1.57 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैले हुए हैं। वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, जिसमें मानव कल्याण की भी असीम संभावनाएं निहित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम वनों को संरक्षित करेंगे तथा नेशनल पार्क्स बनाएंगे तो नेशनल पार्क से क्या होता है, एक तो जो जीव हैं उन्हें सुरक्षा मिल जाती है, ठीक है, ऊपर से एक तरीके का हम पार्क स्थापित कर पाते हैं जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ तो मतलब जब भी लगाइए, जहाँ भी लगाइए, वो एक तरह से बेस्ट ही होता है, वो आपके लिए उपयोगी ही होगा, वो हार्मफुल कभी भी नहीं होता है। और तीसरा होता है कि पर्यटन में भी सहायक होता है, उसे लोग देखने आते हैं जिससे आर्थिक तौर पे भी मजबूती मिलती है जो पार्क को चला रहे हैं, तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल योजना यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत सरकार में वनस्पति जाति और प्राणी जाति के संरक्षण हेतु बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लाया गया? क्योंकि हम लोग को टाइगर को बचाना था। टाइगर बहुत तेज़ी से कम हो रहे थे देश में, इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लाया गया, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत हम उन जीवों को पकड़ते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हें रहने खाने का प्लेस देते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। उनको चोट लगती है तो उनकी दवाई की जाती है इत्यादि। तो अब हमें कल पढ़ना है जीव मंडल निकाय, जो इसी सिलेबस से रिलेटेड है। और आप लोगों को अगर क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। पहला है, भारत विश्व के पहले मुख्य भारत जैव विविधता वाले देशों में से एक है, ठीक है। लगभग देखा जाए भारत को तो ये 47
47,000 यानी 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण ये विश्व के कितने स्थान पे है? क्या किसी को पता है कि जैव विविधता की दृष्टि से देखा जाए तो भारत कौन से स्थान पर है पूरे विश्व में? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। मैं कुछ ऑप्शंस भी देती हूँ, जैसे 7वां, 8वां स्थान, 9वां स्थान और 10वां स्थान। तो आपका आंसर है 10वां स्थान। ओके। सेकेंड वन इज भारत में 47,000 जाति के पौधे पाए जा रहे हैं, तो यह एशिया मतलब यानी पूरे एशिया में कौन से स्थान पे है? कमेंट कीजिए। आप लोग भी ना, कोई कमेंट ही नहीं करता। आंसर आता हो तो कीजिए कमेंट उसको, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको वो समझ आ रहा है कि नहीं, आपको उसका आंसर आता भी है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन है 4, 6, 8 और 10। तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, चौथा स्थान है पूरे एशिया में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूल के पौधे का कितना प्रतिशत है? लगभग 15,000 फूल के पौधे हमारे यहाँ पाए जाते हैं, तो ये कितना प्रतिशत है पूरे विश्व में? इसका आंसर किसी को पता है? ये कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन हैं 5%, 6%, 7% एवं 8%। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 1, 2, 3। इसका आंसर होगा 6%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना था? सन 2003 में बताइए। 66 लाख वर्ग किलोमीटर, 67 लाख वर्ग किलोमीटर, 68 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 69 लाख वर्ग किलोमीटर? ऑप्शंस दे दिए मैंने, आप इसे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। 1, 2, 3। 68 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके। क्वेश्चन 5 है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है उस पे वन पाए जाते हैं? इसका आंसर किसी को पता है तो बताइए। इसके ऑप्शन है 20.50% क्षेत्र, 21.30% क्षेत्र या फिर 22.05% क्षेत्र या फिर 21.05% क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा 21.05% क्षेत्र। ओके। अब आपका छठवां क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 और 14 के अनुसार किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किस राज्य की बात कर रहा है? तो अगर आपको पता हो तो आप इसका आंसर कमेंट में लिखें। ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम या फिर नागालैंड। बताइए। 1, 2, 3। तो इसका आंसर होगा मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश में? ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दादरा नागर हवेली या फिर पौंडीचेरी। अगर आपको आंसर पता है तो इसका कमेंट में लिखिए, नहीं तो तुक्का ही मार लीजिए। 1, 2, 3। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा है वो वनों में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता है? मतलब उष्ण कटिबंधीय वनों में कौन से टाइप के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं आबूनस, महोगनी, सिकोना या बांस।
अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो इसका आंसर होगा बांस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक सींग वाले गेंडे किन राज्यों में मिलते हैं? एक सींग वाले गेंडे किस राज्य में मिलते हैं? सारे लोग कहेंगे नहीं मिलते, नहीं मिलते। तो इसका ऑप्शन मैं दे रही हूँ, अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर ऑप्शन से पहले ही पता हो तब भी लिख दीजिए, और नहीं तो तुक्का ही मार दीजिएगा। ऑप्शंस हैं असम पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात तमिलनाडु, तीसरा पश्चिमी उड़ीसा छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड तमिलनाडु। 1 2 3। इसका आंसर है असम पश्चिम बंगाल। 10th वन इज कौन से वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं? ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बताइए इसका आंसर जल्दी से। इसका मैं सिर्फ 2 ऑप्शन दूंगी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब सारे लोग कहेंगे ना, जो तुक्का मारने वाले हैं, अब वो लगाएंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्योंकि मानसून आया है। नहीं, गलत है। इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो चलिए, इसमें आपको एक ट्रिक भी मिल गई कि यदि मानसूनी वन पूछे तो वर्षा पे टिक बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, पर्णपाती पे लगाना है। मानसूनी वन मतलब यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है तो उस पर नहीं लगाना है, हम लगाएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। ओके, तो आपका वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ। कल हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।